आज की क्लास में हम फार्माकोलॉजी का जो बीएमएस सेकेंड फेज में 11th चैप्टर और थर्ड टॉपिक है एनएसएआईडीज या एनएसएड्स, उसके बारे में पढ़ेंगे। तो क्या होता है एनएसएड्स? शॉर्ट में इसको एनएसएड्स कहा जाता है। इसको एन का मतलब होता है नॉन, एस का मतलब स्टेरॉयडल, ए का मतलब एंटी, ए आई का मतलब इंफ्लामेटरी ड्रग्स। तो नॉन स्टेरॉयडल एंटी इंफ्लामेटरी ड्रग्स को हम शॉर्ट में एनएसएड्स कहते हैं। तो ये आज का हमारा टॉपिक है। तो क्या होता है यहाँ पर? नॉन स्टेरॉयडल मतलब ऐसी दवाएं जिसके रासायनिक संगठन में, केमिकल में स्टेरॉयडल रिंग ना हो, ऐसी दवाई को नॉन स्टेरॉयडल कहते हैं। और एंटी इंफ्लामेटरी क्या होता है? पहले हम इन्फ्लामेशन को समझेंगे। तो इन्फ्लामेशन उसे कहते हैं जब भी शरीर में जो पेन है, दर्द, वार्मनेस, हीटनेस महसूस हो जाए, या रेडनेस आ जाए, या लॉस ऑफ फंक्शन, या स्वेलिंग, इस तरह के अगर आपके शरीर में सिम्टम्स हैं तो उसको हम कहते हैं इन्फ्लामेशन। तो इन्फ्लामेशन में ये मेनली सिम्टम्स रहते हैं। क्यों होता है ये इन्फ्लामेशन? जब भी आपका शरीर में, जो हमारा शरीर जो बना हुआ है वो सेल से बना हुआ है, तो सेल्स में का अंदर बाहरी तौर पर या अंदरी शरीर के अंदर से उसका सेल मेम्ब्रेन अगर रप्चर हो जाए, मान लीजिए आप बाइक से गिर गए या किसी तरह से कुछ आपका सेल डैमेज हो रहा है, या कोई इंटरनल इन्फेक्शन की वजह से या और कोई वजह से सेल का मेम्ब्रेन रप्चर हो जाता है, तब जाकर ये एक सिस्टमेटिक प्रोसेस होता है, उसके बाद में इन्फ्लामेशन होता है। तो पहली चीज हम ये समझेंगे, मान लीजिए कि शरीर का जो सबसे छोटा यूनिट होता है सेल, तो सेल किससे बना हुआ रहता है? सेल मेम्ब्रेन से बना हुआ रहता है। वो सेल मेम्ब्रेन, उसके अंदर होता है फास्फोलिपिड। तो फास्फोलिपिड जब भी ये रप्चर होता है या डैमेज होता है किसी वजह से, बाहरी चोट लगने से या इंटरनली किसी और इन्फेक्शन से या कोई इम्यूनिटी में कोई चेंजेस आने से, तो यहाँ का जो सेल मेम्ब्रेन है रप्चर हो जाता है, जो फास्फोलिपिड से बना हुआ रहता है। तो फास्फोलिपिड जैसे ही रप्चर होता है वो कन्वर्ट होकर अर्कोनोडिक एसिड बन जाता है। तो ये अर्कोनोडिक एसिड्स जो है ये कॉक्स नाम के एंजाइम के जरिए से ये प्रोस्टाग्लैंडिन प्रोड्यूस करता है। तो प्रोस्टाग्लैंडिन ही होता है जो इन्फ्लामेशन को प्रोड्यूस करता है। तो इन्फ्लामेशन क्यों हो रहा है? क्योंकि इस तरह से ये एक प्रोसेस होता है जिसके वजह से हमारे शरीर में ये सभी 5 लक्षण नजर आते हैं। तो जब भी इस तरह के लक्षण जब नजर आते हैं तो हमें उसको सॉल्व करना होता है, ऐसी दवाई देना होता है, ऐसे ड्रग्स देना है जिसके वजह से वो इन्फ्लामेशन जो है उसको हम ठीक कर सकें। तो क्या होता है एनएसएआईडीज? एनएसएआईडीज एक वाइडली यूज्ड मेडिकेशन होता है जो एंटी इन्फ्लामेटरी, जैसे मैंने अभी बताया, इन्फ्लामेशन जो ये 5 पॉइंट्स होते हैं उसके अगेंस्ट काम करने वाले एंटी इन्फ्लामेटरी, अनाल्जेसिक मतलब दर्द कम करने वाली दवाई, एंटीपायरेटिक्स जो बुखार कम करने वाले, और समटाइम्स एंटी प्लेटलेट एक्शन करने वाले दवाई एनएसएआईडीज होते हैं। तो ये क्या है? दे आर टर्म्ड एज ए नॉन स्टेरॉयडल बिकॉज दे reduce द इन्फ्लामेशन विथआउट कॉर्टिकोस्टेरॉइड पाथवे। तो कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स के पाथवे नहीं होकर, मतलब स्टेरॉइड्स नहीं होता है, उसके बावजूद भी ये जो होता है ये इन्फ्लामेशन को रिड्यूस कर देता है या कम करता है, इसे हम एनएसएआईडीज कहते हैं। तो अब हम समझेंगे कि डेफिनेशन क्या है एनएसएआईडीज। तो एनएसएआईडीज आर द ड्रग्स दैट इनहिबिट द साइक्लोऑक्सीजनेज। तो ऐसे दवाई जो साइक्लोऑक्सीजनेज को कम कर दें, उसको हम शॉर्ट में साइक्लोऑक्सीजनेज को कॉक्स कहते हैं, ये एंजाइम्स को। और रेड्यूस द प्रोस्टाग्लैंडिन, जैसे मैंने अभी बताया कि प्रोस्टाग्लैंडिन को सिंथेसिस को कम कर दें, और प्रोड्यूसिंग एंटी इन्फ्लामेटरी, तो इन्फ्लामेशन के अगेंस्ट एंटी इन्फ्लामेटरी, अनाल्जेसिक्स और एंटीपायरेटिक इफेक्ट, जो अनाल्जेसिक मतलब दर्द कम कर दें और बुखार को कम कर दें, ऐसी दवाई को, ऐसे रासायनिक संगठन को, ड्रग को हम एनएसएड्स कहते हैं। तो अब हम जानेंगे कि
क्या है हर एक शब्द का मीनिंग, टर्म्स। प्रोस्टाग्लैंडिन, पहले हम समझेंगे कि क्या है प्रोस्टाग्लैंडिन। तो प्रोस्टाग्लैंडिन एक मीडिएटर्स है रिस्पॉन्सिबल फॉर द पेन। तो एक मीडिएटर है जो कारण है दर्द का, बुखार का और इन्फ्लामेशन का और गैस्ट्रिक म्यूकोजल प्रोटेक्शन करने के लिए ये प्रोस्टाग्लैंडिन्स काम करता है। तो इसको हम ऑटोकॉइड्स के अंदर कंसिडर करते हैं जो लोकलाइज्ड हार्मोन के जैसा काम करता है। तो ये है प्रोस्टाग्लैंडिन। दूसरा शब्द समझते हैं कॉक्स। कॉक्स जैसे अभी मैंने बताया साइक्लोऑक्सीजनेस जो होता है, साइक्लोऑक्सीजनेस, इसको हम शॉर्ट में कॉक्स कहते हैं। ये क्या करेगा, कन्वर्ट आर्कनोडिक एसिड इनटू प्रोस्टाग्लैंडिन। तो क्या करेगा ये कॉक्स, क्या करेगा, आर्कनोडिक एसिड को प्रोस्टाग्लैंडिन में ये कन्वर्ट करता है, आर्कनोडिक एसिड्स। और अगेन ये दो तरह का होता है, कॉक्स 1 और कॉक्स 2 दो तरह का होता है। तो कॉक्स 1 क्या होता है उसका मेन, ये इसको हाउस कीपिंग मैकेनिज्म होता है जो प्रोटेक्टिव होता है। मतलब क्या होता है, ये स्टमक के फंक्शंस को मेंटेन करने, किडनी के फंक्शन को मेंटेन करने और प्लेटलेट्स को सही तरह से मेंटेन करने के लिए, खून के थप्पे बनाने के लिए या खून को सही से बहाव मेंटेन करने के लिए, किडनी में कोई डैमेज या इन्फ्लामेशन नहीं होने, ये सभी बचाने का काम कॉक्स 1 करता है। तो कॉक्स 2 का काम क्या है, इंड्यूस ड्यूरिंग इन्फ्लामेशन। तो जब भी कभी इन्फ्लामेशन वो इंड्यूस कराता है, मतलब जैसे किसी का सेल कहाँ कहीं सेल मेम्ब्रेन अगर डैमेज हो गया है तो वहां पर कॉक्स 2 की उत्पत्ति हो जाती है। कॉक्स 2 इंड्यूस करता है इन्फ्लामेशन को प्रोड्यूस करने के लिए, ये कॉक्स 2 का काम है। ये मीडिएट पेन एंड स्वेलिंग, यही मीडिएट करता है, यही बनाता है पेन और स्वेलिंग को। तो कॉक्स 2 ही है जो मेनली जितना भी हम पढ़ रहे हैं इसका मेन मकसद है कि कॉक्स 2 को हम सही कर दें। क्योंकि कॉक्स 1 तो जो होता है ये हाउसकीपिंग फंक्शन है, मतलब ये नॉर्मल फंक्शनिंग कर रहा है। तो यहाँ पर हम समझ सकते हैं जो हमारे शरीर में जो दर्द उत्पन्न कर रहा है, बुखार उत्पन्न कर रहा है, सूजन उत्पन्न कर रहा है, ये सभी का कारण कॉक्स 2 है। तो कॉक्स 2 को हमें अच्छे से समझना पड़ेगा कि इंड्यूस ड्यूरिंग इन्फ्लामेशन, तो इन्फ्लामेशन को करता है। तो हमें जब हम ट्रीटमेंट के बारे में पढ़ेंगे तो हम इसको समझेंगे कि कैसे इसको ठीक करेंगे। नेक्स्ट, सेलेक्टिव एनएसएआईडीज। सेलेक्टिव मतलब क्या होता है, तो प्रॉब्लम हमारा यहाँ पे कॉक्स 2 है, तो सेलेक्टिव मेनली हम यहाँ पर कॉक्स 2 को इनहिबिट करेंगे, कम करेंगे, ना कि कॉक्स 1। कॉक्स 1 तो अच्छा है जो हमारे को प्रोटेक्ट कर रहा है। और नॉन सेलेक्टिव क्या होता है, यहाँ पर सेलेक्ट करके नहीं काम करते, रैंडमली ये दवाई कॉक्स 1 को भी इनहिबिट करेगा और कॉक्स 2 दोनों को भी कम करेगा या ब्लॉक करेगा। तो इनहिबिट बोथ कॉक्स 1 एंड कॉक्स 2, इस तरह से ये दोनों काम करते हैं। अब समझेंगे कि मैकेनिज्म ऑफ एक्शन या मोड ऑफ एक्शंस। तो जो एनएसएआईडीज होते हैं ये काम कैसे करते हैं, जो दवाई हम देते हैं जिसे हम एंटी इन्फ्लामेटरी कहते हैं या एनएसएआईडीज, या काम कैसे करते हैं। तो इसको आप जैसे समझ जाएंगे तो आपको समझ में आएगा कि ये काम कैसे करते हैं। तो कैसे होता है, act by inhibiting COX-1, COX-2 both result prostaglandin inflammation and pain। तो क्या मतलब होता है, तो NSAIDs क्या करेंगे, यहाँ पर जो कॉक्स को ब्लॉक करेंगे, यहाँ पर कॉक्स को ब्लॉक करेंगे। तो जैसे ही ये कॉक्स को यहाँ पर इस तरह से ब्लॉक करेंगे तो प्रोस्टाग्लैंडिन का बनना बंद हो जाता है या कम हो जाता है, इनहिबिट हो जाता है। अगर प्रोस्टाग्लैंडिन ही नहीं बना तो फर्दर इन्फ्लामेशन नहीं होता है। तो जो भी दवाई देते हैं तो हमारा एम या मकसद ये होता है कि यहाँ पर आर्कोनाइडिक एसिड्स को, कॉक्स एंजाइम को ब्लॉक करके प्रोस्टाग्लैंडिन्स को बनने से रुकाना है जो फर्दर इन्फ्लामेशन को ना करें। तो ये है हमारा मैकेनिज्म ऑफ एक्शन। तो जितने भी हम ये कॉक्स के रिलेटेड क्लासिफिकेशन पढ़ेंगे उनका मेन उद्देश्य होता है यहाँ पर इसको ये ब्लॉक कर देता है, आर्कोनाइडिक एसिड को प्रोस्टाग्लैंडिन नहीं होने देता है कॉक्स के जरिए से। अब हम समझेंगे कि क्लासिफिकेशन एनएसएआईडीज, ये एनएसएड्स जो होते हैं ये किस किस कैटेगरी में दवाई हम डिवाइड कर सकते हैं। मेनली 4 भागों में हम ये दवाई को हम डिवाइड करते हैं या ये ड्रग्स को हम डिवाइड करते हैं। पहला, नॉन सेलेक्टिव कॉक्स इनहिबिटर। तो ये क्या होता है, कॉक्स नॉन सेलेक्टिव होता है, यहाँ पर
ये COX-1 या COX-2 ऐसे कोई स्पेसिफिक नहीं होता है, ये किसी को भी जो है इनहिबिट कर देता है, किसी को भी कम कर देता है। इसका कोई ये कोई स्पेसिफिकली COX-1 को ही नहीं कम करेगा, COX-2 इसमें आएंगे, एस्पिरिन आता है, इबुप्रोफेन आता है, आपका डाइक्लोफेनाक, एसाइक्लोफेनाक, ये सभी दवाई जितने भी आ रहे हैं पैराक्सिकिम, ये सभी जो होते हैं ये नॉन सेलेक्टिव। क्यों नॉन सेलेक्टिव? क्योंकि हमें पता है कि COX-2 को हमें ब्लॉक करना है, पर यहाँ पर ये जो दवाई होते हैं ये दोनों को ब्लॉक कर देते हैं, ये कोई स्पेसिफिक नहीं होते हैं, इसलिए नॉन सेलेक्टिव होते हैं COX-2। दूसरा वाला आता है प्रिफरेंशियल COX-2 इनहिबिटर। तो मतलब ये होता है कि ये प्रिफर करेंगे, क्योंकि जब भी आप ये दवाई दोगे, NSAIDs देंगे, तो ये प्रिफरेबली ज्यादा चांसेस है कि ये COX-2 को ब्लॉक करे। जैसे मान लीजिए बहुत सारे हैं, उसमें से ज्यादा चांसेस है COX-2 को ब्लॉक करे, कम चांसेस है COX-1 को भी करेगा ही, तो इनहिबिट करेगा। तो उसमें आएंगे निमोस्लाइड्स आएगा, मेलॉक्सिकम आएगा। तो इस तरह के जो दवाई है ये प्रिफरेबली COX-2 को इनहिबिट करते हैं। नेक्स्ट आता है सेलेक्टिव इनहिबिटर्स। तो ये है स्पेसिफिकली सेलेक्टिव COX-2 इनहिबिटर्स। तो सेलेक्टिव COX-2 इनहिबिटर्स क्या करेंगे? सिर्फ और सिर्फ COX-2 को ही ब्लॉक करेंगे, क्योंकि हमारी जो रीजन है COX-2, यही रीजन है COX-2 जो इंड्यूस करता है इन्फ्लामेशन को। तो स्पेसिफिकली COX-2 को ही ब्लॉक करेगा, जो है COX-1 को वहां पर कोई डैमेज नहीं होगा। क्योंकि इससे फायदा क्या होगा? क्योंकि COX-1 का काम क्या है? हाउसकीपिंग है, जो आपका स्टमक का लेयर को डैमेज नहीं होगा, जैसे आपको हाइपर एसिडिटी नहीं होगी, किडनी के फंक्शन में डैमेज नहीं होगा। तो इस तरह के कोई बिना डिस्टर्ब किए सिर्फ COX-2 को ही ये काम करेगा। तो ये होता है सेलेक्टिव COX-2। अगला क्लासिफिकेशन आता है हमारा अनाल्जेसिक एंटीपायरेटिक विथ पूर एंटी इंफ्लेमेटरी एक्शंस। मतलब क्या होता है? ये भी पेन कम करेंगे या बुखार कम करेंगे, पर ये कम मात्रा में जो है इन्फ्लामेशन को कम करते हैं। जैसे कॉमनली हम देखते हैं कि पैरासिटामोल बहुत कॉमनली हम यूज करते हैं, बहुत कॉमनली डोलो टैबलेट खा लेते हैं, कालपोल खाते हैं, इस तरह के टैबलेट्स जो 650 फॉर्म में, वो भी पेन किलर के जैसा काम करते हैं एंटी इन्फ्लामेटरी, पर वो पूर होते हैं। तो ये 4 तरह के हमारे क्लासिफिकेशन होते हैं NSAIDs के। अब हम ये जो जितना भी हम पढ़े, ये COX के हिसाब से क्लासिफिकेशन, मतलब COX को इनहिबिट करने के हिसाब से क्लासिफिकेशन पढ़े। अगला क्लासिफिकेशन है ड्यूरेशन ऑफ एक्शन, कितनी देर जो दवाई या ड्रग काम करेगी उसके हिसाब से हम क्लासिफाई कर रहे हैं। अगला क्लासिफिकेशन है शॉर्ट एक्टिंग, लॉन्ग एक्टिंग, मतलब कुछ ही समय के लिए काम करेगा। जैसे आइबुप्रोफेन है, डाइक्लोफेनाक है, एस्पिरिन है, ये शॉर्ट एक्टिंग, कुछ ही समय में काम करेगा, निकल जाएगा। तो इस तरह से ये होता है शॉर्ट एक्टिंग। लॉन्ग एक्टिंग क्या होगा? बहुत लंबे समय तक काम करेंगे, जैसे पैराक्सिकिम है, नेप्रक्सन है। तो इस तरह के जो दवाई है ये बहुत देर तक ये काम होंगे, तो इसलिए इनको लॉन्ग एक्टिंग ड्रग्स के अंदर रखा गया है। नेक्स्ट होता है फार्माकोलॉजिकल एक्शंस। तो हम क्यों देते हैं ये दवाई, क्या असर करेंगे ये दवाई के इस्तेमाल करने से, क्या फायदा होने वाला है? तो उसका मेन मकसद है कि एंटी इन्फ्लामेटरी, जैसे हम अभी जितने भी पढ़े हैं, पेन, वार्मेंट, रेडनेस, लॉस ऑफ फंक्शन, स्वेलिंग, ये सभी को एंटी करेगा, मतलब उसके अगेंस्ट काम करेगा। अनाल्जेसिक, पेन को कम करेगा, एंटीपायरेटिक, फीवर को, बुखार को कम करेगा, एंटी प्लेटलेट्स, प्लेटलेट्स को कम करेगा, रेड्यूस यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शंस, जैसे कि डिस्मेनोरिया में होता है फीमेल्स में, जब भी मेंसेस आती है, इसको उस तरह का जो डिस्मेनोरिया के फंक्शंस को इस तरह के दवाई जो है काम करते हैं। नेक्स्ट थेरापेटिकल यूज। तो कोई स्पेसिफिक किस डिसीज में हम देते हैं, जो हॉस्पिटल में स्पेसिफिक किस डिसीज में देते हैं हम? कॉमनली हम रोमेटॉइड अर्थराइटिस के जो पेशेंट होते हैं, जिसे हम आमवात कहते हैं, संधिवात, ऑस्टियोआर्थराइटिस में देते हैं, फीवर में, मस्कुलोस्केलेटल पेन, बैक एक, डिस्मेनोरिया, पोस्ट ऑपरेटिव पेन, गाउट, या इस तरह से बहुत सारे चीज़ों में भी हम देते हैं। और लो डोज एस्प्रिन या माई स्ट्रोक पेशेंट्स में भी हम देते हैं। ये है हमारा थेरापेटिक यूज। नेक्स्ट है एडवर्स इफेक्ट। ये दवाई से क्या क्या उसके एडवर्स इफेक्ट हो जाएंगे, क्या क्या नुकसान होते हैं? पहली चीज जो होता है गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल
में गैस्ट्राइटिस हो सकता है, अल्सर हो सकता है, ब्लीडिंग हो सकती है, क्योंकि आपको पता है जैसे अभी हम पढ़ चुके हैं कि कॉक्स-1 का काम क्या है, कि हाउसकीपिंग जो स्टमक के लेयर को मेंटेन करता है। जैसे आप जो नॉन सेलेक्टिव इस तरह की दवाई देते हैं, तो ये दवाई क्या करेंगे, उस लेयर को रप्चर करेंगे, जिसकी वजह से यहाँ पर गैस्ट्राइटिस, अल्सर, ब्लीडिंग होने के चांसेस होते हैं। रेनल, क्योंकि यहाँ पे क्या हो जाएगा, किडनी का फंक्शन खराब हो जाएगा अगर आप कंटिन्यूस एनएसएड्स दे रहे हैं तो डिक्रीज रिनल परफ्यूजन, नेफ्राइटिस हो जाता है। नेक्स्ट कार्डियोवेस्कुलर, कॉक्स-2 इनहिबिट्स में एम्मा एंड स्ट्रोक। जैसे अभी हमने पढ़ा तो सेलेक्टिव कॉक्स-2 इनहिबिट, इनका मेनली जो एडवर्स इफेक्ट जो होता है, ये मेनली कार्डियोवेस्कुलर एडवर्स इफेक्ट होता है, इसलिए ये भी सोच समझ के दवाई दी जाती है, क्योंकि इनका एडवर्स इफेक्ट कार्डियोवेस्कुलर होता है। कॉक्स-2 इनहिबिटर्स में इंक्रीज, ये दवाई चांस है कि आपको एमआई या स्ट्रोक बढ़ा दे, जैसे हार्ट अटैक कहते हैं या लकवा कहते हैं, उनको बढ़ाने का चांसेस रहता है ये कैटेगरी के दवाई। नेक्स्ट होता है हाइपर सेंसिटिव, तो रैश आने के चांसेस होते हैं, दम्मा ऐसा आना चालू हो जाता है किसी को ज़्यादा एस्प्रिन या देने पर। नेक्स्ट होता है हेमाटोलॉजिकल, इंक्रीज ब्लीडिंग टेंडेंसी, ज़्यादा अगर आप NSAIDs ले रहे हैं तो खून की उल्टी या ब्लीडिंग ज़्यादा होने के चांसेस होते हैं, ये एडवर्स इफेक्ट है। कॉन्ट्राइंडिकेशन, किसको नहीं देना है NSAIDs, तो मेनली पेप्टिक अल्सर पेशेंट, जिसको अल्सर हुआ है पेप्टिक अल्सर, उनको नहीं देना है। किडनी फेल्यूर जो पेशेंट है, रेनल फेल्यूर पेशेंट, उनको नहीं देना है। एस्प्रिन चिल्ड्रंस में नहीं देना है, और प्रेगनेंसी में इसको अवॉइड करना है। ये है हमारा आज का NSAIDs का टॉपिक। अगर आपको अच्छा लगा है तो लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए। थैंक यू।